हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है मेरे दोस्त? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 2, इसको चेंज करना है, ठीक है? बाद में भूलना नहीं। मोशन इन प्लेन लेक्चर नंबर 2, ठीक है? हाँ, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑडिबल ऑडिबल। हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राज। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर की शानदार बैच निर्भय में। जी हां, मिटा दो सारे भय, क्योंकि आ चुका है निर्भय। तो बेटा आज एक और नई स्लाइड हमारे साथ जुड़ चुकी है। भले ही मतलब आप जिस क्लास से ज्वाइन हुए हो उस क्लास में नीचे मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 2 लिखा हुआ था, लेकिन हमारे बच्चे ने अच्छे से पकड़ लिया कि आज का सेशन है वो मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 2 है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नहीं है। तो उन्होंने पहले से ही एक स्लाइड बना के दे दी है मोशन इन प्लेन लेक्चर नंबर 2 के लिए। तो स्वागत है आप सभी लाल बाल गोपाल का इस शानदार से जानदार से वजनदार से बैच निर्भय में। बेटा तो कैसे हो गोलू भाई? और एक प्यारी सी लाइन लिखी है, थैंक यू फॉर टीचिंग अस लाइक अ फ्रेंड नॉट एज अ टीचर। मेरा टीचर टीचर ही होता है, एक्चुअली वो दोस्त बनने की कोशिश करता है और कुछ हद तक वो दोस्त बन भी जाता है, लेकिन अल्टीमेटली गोल उनका सेम ही रहता है। तो टीचर भी एक बड़ी पोस्ट है, उनको ऐसा मत सोचो कि लाइक अ फ्रेंड लाइक अ टीचर, बोथ इक्वल। ठीक है, ग्रेट। किन्होंने बनाया है ये? सोमिया जी ने बनाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। बाकी हमारे पास 2-3 स्लाइड्स और प्यारी प्यारी सी है। हाउ इज द जोश, स्वागत करते हैं लाल बाल गोपाल का मिश्रा जी की तरफ से। कौन से मिश्रा जी है ये? अभिज्ञान मिश्रा जी। और ये पुरानी एक स्लाइड जो बनाई गई थी प्रियंका प्रारंभियन के द्वारा। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्लान, मतलब जो भी बच्चा था वो एक बार बता दे अपना नाम यहां पर है कि नहीं है वो। मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। फर्स्ट क्लास नहीं है बेटा, ये हमारी तीसरे चैप्टर की सेकंड क्लास है, मतलब तीसरे चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। ओके ठीक है, मोशन इन प्लेन हम पढ़ रहे थे दोस्त, याद है क्या? तो उसी मोशन इन प्लेन में एक बड़ा सा टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बात मुझे बताओ, हम साथ साथ मैच कर रहे हैं ना स्पीड? ऐसा नहीं है ना कि मैं बहुत तेज चल रहा हूं या बहुत स्लो चल रहा हूं, हम साथ साथ है ना? क्या हम साथ साथ है कि नहीं है? क्या हम साथ साथ हैं कि नहीं है? मतलब आप मेरे साथ साथ ही हो ना, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें आप मेरे साथ साथ हो या नहीं हो? हरि बोल। नहीं, ठीक ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट्स में दिक्कत है? नोट्स में क्या दिक्कत है बेटा, नोट्स तो सीधी आपको डाउनलोड करके मिलेगी। और आज जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा आपको वन पेजर भी मिल जाएगा। उस वन पेजर में मैंने 2 क्लास में जो भी पढ़ा है वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो एक तरह से रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा बेटा। तो सारी चीजें बस प्रोवाइड की जा रही है आपको, क्लास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको, लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर की नोट्स मिल जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन के लिए आपको वन पेजर भी मिल जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होमवर्क क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं, सारी चीजें आपको समय समय पर टेस्ट भी दी जाएगी। इस वीक अपनी टेस्ट नहीं होगी, अगले वीक अपनी टेस्ट होगी, तो टेस्ट भी दी जाएगी। बस आपको पढ़ने की देर है और कुछ काम करने की देर है, बाकी सारी की सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम अच्छे से। बीच में एक ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जिसको समझ में नहीं आया था वो आज की मैंने डाउट में कवर कर दूंगा। और आज जो हम मोटा मोटा पार्ट पढ़ने जाएंगे वो इसी प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़ा हुआ है, बहुत छोटा सा सेशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट अब बचा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचा है, और इसमें एक डेरिवेशन ही है बस। तो दोस्त प्रोजेक्टाइल मोशन का बड़ा पार्ट हमने देख लिया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे कोई वेलोसिटी देके, किसी एंगल पे वेलोसिटी देके ड्रंग करेंगे तो बेटा ये ऊपर जाता है, फिर धीरे 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 नीचे आता है और साइमल्टेनियसली वो साथ साथ आगे भी बढ़ता है। ओके, मोशन इन प्लेन का वन पेजर आज मिल जाएगा आपको। ओके, अगेन मैं अपनी बात पे आता हूं दोस्त, अब पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। अब थोड़ी देर अपने शांत रख बेटा, सुन मैं तुझे बात बताता हूं, अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर और
अब जो मैं बात पढ़ाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुन। पेन रख दे नीचे, रख पेन नीचे। मैंने क्या बोला? पेन नीचे रख। नहीं लिखना है आपको। मैं पहले जो समझा रहा हूं वो अच्छे से समझो। अब तक आपने स्कूल में, कोचिंग में लिखा पट्टी ही की है। अब मैं मना कर रहा हूं, जी हां मना कर रहा हूं, पेन मत चला। जहां कहीं फॉर्मूला आए, जहां कहीं क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए, वहां पर अपनी पेन चलाना, अदरवाइज पेन मत चला। वरना इस कैमरे के अंदर से घुसूंगा, तेरे मोबाइल में से बाहर निकालूंगा और जे तेरी नाक है ना, इस नाक को पकड़ के खींच लूंगा, निकाल दूंगा, तोड़ डालूंगा। बेटा सुन दे मेरी बात। दिख रहा हूं मैं, तुझे ही बोल रहा हूं मैं, तुझे ही बोल रहा हूं। इधर उधर मत देख, तुझे ही बोल रहा हूं मैं। हाँ हाँ ठीक है। शांत शांत। मोबाइल या लैपटॉप जिस पे भी देख रहा है या टीवी पे भी देख रहा है बेटा, दूर रख उसको। टाइप नहीं करना है, टाइप कुछ भी नहीं करना है बेटा। उंगली काट दूंगा अगर टाइप किया तो। कुछ चैट को थोड़ी देर के शांत, उंगलियों को थोड़ी देर शांति दे, आराम दे, ठीक है। हाँ जी, आज आप अपनी बात के, ठीक, आज अपनी बात पे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा पार्ट। तो कल मैं बात बता रहा हूं आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था बेटा। अब हम हाथ का यूज नहीं करेंगे, हम पैर का यूज करेंगे। हाँ, क्यों क्यों पैर का यूज करेंगे? क्योंकि पैर में आता है घुटना और आपका दिमाग कहां पर है? घुटने पे है, इसीलिए हम पैर का यूज करेंगे बेटा। तो लो, हमने हमारे पैर से एक बॉल को किया है किक। किसी एंगल पे इस बॉल को फेंकी जा रही है। ये एंगल थीटा है, इसी को लॉन्च एंगल कहा जाता है। और इनिशियल वेलोसिटी को दो हिस्सों से तोड़ा जा सकता है, जैसे कि थीटा के पास वाला कंपोनेंट यानी कि यू कोस थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट यानी कि यू साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कोस थीटा हो जाएगी और वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा हो जाएगी। ओके ओके। तो किसी भी पॉइंट पे हमने समझा था कि यहां पर एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, यू कोस थीटा कांस्टेंट रहेगा, यू कोस थीटा कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। यहां पर भी पहुंचेंगे तो यू कोस थीटा है वो कांस्टेंट रहेगा। समय के साथ साथ कौन सी वेलोसिटी में चेंज आता है? मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, दैट इज वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा पहले इतनी थी, अब धीरे धीरे घटेगी, धीरे धीरे और घटेगी, धीरे धीरे यहां पर जीरो हो जाएगी। वर्टिकल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर धीरे धीरे और बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगी। ये आ जाएगी वी वाई, ये हो जाएगी यू वाई यानी कि यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। ओके, यही था हमारा खेल। हाँ जी, यही था हमारा खेल। ये वेलोसिटी कितनी है जो पिंकी कलर से लिखी हुई है? ये पिंकी कलर से वेलोसिटी लिखी हुई है यू एक्स है। और इसी से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा टाइम कितना लगा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में? ये t इज इक्वल टू 0 से कहानी शुरू हुई है। ये गया 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 पूरा पाथ इसने कवर किया, डंग 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 डिंग 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 गिरा, बम गिरा। ठीक है, गोलू तो पतला हो गया। हाँ जी, बेटा मजाक कर रहा हूं मैं, कोई ऐसे सीरियस नोट में मत आ जाऊं। थोड़ा तुम्हें डरा दूं या रोस्ट कर दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे प्यार नहीं करता हूं, प्यार तुमसे करता हूं, लेकिन कभी तुम्हें शांत करना जरूरी होता है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा प्रताड़ित करना पड़े, थोड़ा डांटना पड़े, थोड़ा गुस्सा होना पड़े या थोड़ा रोस्ट करना पड़े तो उसमें बुरा मत मानो बेटा। ये क्लास में थोड़ी इंगेजमेंट करने के लिए, क्लास में आपको एक चेतावनी देने के लिए, थोड़ा सा ऐसा समझो कि डांटने के लिए भी ये चीजें जरूरी होती है। ठीक है, ओके। हाँ जी, ध्यान से देखना। तो टाइम पूरा यहां पर पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट टी जितना लग रहा है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन लिखी थी हमने, टी वाई 2u y बाई जी। जब u y यहां पर लिखी जाएगी u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन थी। फिर यहां पर मैक्सिमम हाइट की हमने बात की थी कि ये मैक्सिमम हाइट है वो हाफ टाइम पे मिलेगी हमें, और इस मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन बनेगी h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। यू वाई स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ओके, और तीसरी इक्वेशन बनी थी रेंज की, कि जहां से चलना शुरू करता है वहां से लेके ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, वहां से लेके ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू
रेंज आर। तो ये रेंज निकालना चाहते हैं और ये रेंज आर की इक्वेशन बनेगी 2ux uy डिवाइड बाई जी। इसको ऐसा भी लिखा था यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। क्या तीनों फॉर्मूले याद है? किस किस को ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद थे? इस पर बेस्ड अच्छा खासा न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज आ सकता है। बेटा लिख के दे रहा हूं बेटा, ये यहां से एमसीक्यूज या फिर न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इक्वेशंस ध्यान में रखना, ये इक्वेशंस ध्यान में रखना। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार। अब शुरुआत करता हूं एक क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि फॉर अ एंगल्स प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट अ एंगल 30 डिग्री और एट अ एंगल 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो क्या होगा? लो बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो क्या होगा? बताओ फटाफट। बहुत अच्छा। अदिति, दिव्यांशु, दीपाली साहू, साक्षी, हिमांशी, आर्यन गुप्ता, अर्शिता नेक्स्ट टॉपर, रिया कुमारी, बहुत बढ़िया बेटा, वाह पूजा मालविया, बहुत बढ़िया। ये इक्वेशंस कल मैंने मैंने इसको डेरिवेट कर दिया था, तो कल प्रॉपर डेरिवेशन बताया, आज तो मैंने बस रिवाइज करवाया आपको। टन 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 टन। देखो बेटा, मेजोरिटी बच्चे बोल रहे हैं ए ऑप्शन। विल कैलकुलेट। देख, मैं रेंज का, ये हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं। किधर गया? ये हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं। तो रेंज का फॉर्मूला या तो 2u, ऐसा था 2ux uy डिवाइड बाई जी, या फिर 2 या फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। आपको जिस फॉर्मूले से आगे बढ़ना है उस फॉर्मूले से आगे बढ़िए, जिस फॉर्मूले से आगे बढ़ना है उस फॉर्मूले से एक बार आगे बढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से किसी फॉर्मूले से आगे बढ़िए। तो मैं इस फॉर्मूले से आगे बढ़ना चाहता हूं, इस फॉर्मूले से आगे बढ़ना चाहता हूं। ध्यान से देखना, आर 30 डिग्री वाला, तो 2ux यानी कि u कोस 30 डिग्री और u साइन यानी कि uy यानी कि u साइन 30 डिग्री, डिनोमिनेटर में आ जाएगा g। ओके, बढ़िया। ध्यान से देख, ये 2 एज इट इज आया, u का u स्क्वायर बन गया। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ले बेटा, ठीक है। ओके, ऐसे ही मैंने r 60 डिग्री निकाला, 2u कोस 60 डिग्री u साइन 60 डिग्री, क्योंकि ux क्या है? ux है u कोस थीटा और uy क्या है? u साइन थीटा। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस वैल्यूज। ओके, डिनोमिनेटर में g आ गया, क्या रोंग है इसमें? हाँ, ठीक है, समझते जाना। 2u स्क्वायर कॉमन निकला, डिवाइड बाई जी कॉमन निकल गया। साइन कोस 60 डिग्री 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। क्या आपको नहीं लगता है ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है? ऊपर होगा नीचे सलमान, दोनों का करोगे रेशियो, क्या मिलेगा आपको? शांति, परम आनंद। बेटा सिंप्लीफाई कर ले, दिस इज 1/1। तो जो बच्चे बोल रहे थे ना 2/1, यू कैन फील मोए यू कैन। हाँ, मतलब ठीक है, तुम्हें अपने आप के ऊपर शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि पेन उठानी नहीं है जब तक कोई सामने क्वेश्चन ना आ जाए।
तुम तो क्या है, सर ने बोला कोई पेन नहीं उठानी है, अपन पेन उठानेंगे नहीं, सर ने बोला मतलब बोला। कोई भी क्वेश्चन आएगा भाई मुंह से आंसर देगा। कैसे आंसर देगा? मुंह से। ज्यादा से ज्यादा लॉजिकली सोचेगा। क्या लॉजिकल सोचेगा? जो आंसर सही लग रहा है बता दो। 2/1 हो सकता है। देखो एंगल की कहानी है, 30/60 होता है 1/2, उल्टा कर दो 2/1 कर दो, आंसर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। क्या सोचा था तुमने ये आंसर वालों? कुछ तो शर्म कर लो। ठीक है, 30 डिग्री एंगल इसलिए लेगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था 30 डिग्री एंगल, और ये 60 डिग्री एंगल। ये 300 नहीं है, 30 डिग्री है। ये 300 नहीं है, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल है। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब देखना, मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूं कि अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री लेते हैं ना तब भी सेम रिजल्ट मिलता है। अगर आप 45 और 45 लोगे ना तब भी आपको सेम रिजल्ट, हालांकि वो तो सेम ही रिजल्ट है, लेकिन 45 और 45 के अलावा मैं एक रिजल्ट देना चाहता हूं आपको कि अगर आप 37 और 53 ये डिग्री लोगे ना तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा, तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। अगर आप 40 डिग्री और 50 डिग्री ये लोगे ना तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। इन शॉर्ट, जब भी आप θ1 प्लस θ2 लोगे जिसका सम 90 डिग्री है, तो इन दोनों के लिए जो रेंज मिलेगी ना, रेंज फॉर θ1 इज इक्वल टू रेंज फॉर θ2, कि जो भी एंगल की जिनके एंगल का सम है वो 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों के लॉन्च एंगल, ये लॉन्च एंगल रखने पे सेम वेलोसिटी पे आपको एंगल है वो सेम मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखना, पहले जो स्टेटमेंट दिया गया वो समझो कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैविंग अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स θ1 प्लस θ2 व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट और सेम स्पीड, देन यू विल फाउंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। जैसे कि मैंने पहले सेम वेलोसिटी मतलब सेम स्पीड से एक को फेंका है मैंने 70 डिग्री एंगल से, 70 डिग्री एंगल से एक को मैंने 70 डिग्री एंगल से फेंका है, और सेम स्पीड से मैंने किसी को 20 डिग्री से फेंका है, 20 डिग्री से फेंका है, 20 डिग्री से फेंका है। ध्यान से देखना, 20 डिग्री से। तो दोनों का समेशन 70 प्लस 70 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 90। हाँ जी, तो इन दोनों के लिए जो रेंज मिलेगी इट विल सेम। फिर कहानी, अगर मैं एक को 60 डिग्री से फेंकता हूं और दूसरे को मैं 30 डिग्री से फेंकता हूं तब भी मुझे रेंज सेम मिलेगी। ध्यान से देख लीजिए, ये R30 जो कि हमने प्रूव भी कर लिया है अभी, और R60, तो ये 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। इनके लिए रेंज सेम मिलती है, इनके लिए रेंज सेम मिलती है। अगेन 45 वाला केस तो है ही है। तो याद रखना बेटा, θ1 और θ2 का समेशन अगर 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों के लिए रेंज सेम होगी, इन दोनों के लिए रेंज इक्वल होगी। अब इसके पीछे का प्रूफ भी एक बार दे देते हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी एक बार दे देते हैं। क्या है इसका डेरिवेशन? तो देखना बेटा, एक पहले θ1 की कहानी दे रहा हूं। θ1 के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, तो θ1 इज इक्वल टू R1 या Rθ1 इज इक्वल टू बेटा u स्क्वायर साइन 2θ1 डिवाइड बाई जी। ओके सर, फिर θ2 के लिए लॉजिक दे रहा हूं, तो θ2 इज इक्वल टू Rθ2 u स्क्वायर साइन 2θ2 डिवाइड बाई जी। क्या हमने अभी पढ़ा है कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री? यस सर। तो θ2 इज इक्वल टू 90 माइनस θ1। यस सर। तो θ2 की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करने पे u स्क्वायर साइन 2 और θ2 है ना 2 और ये θ2 है ना, तो ये 90 माइनस θ1। ध्यान से देख लीजिए, डिनोमिनेटर में लिख लिया हमने g, तो u स्क्वायर साइन 90 इंटू 2 180 डिग्री, 2θ1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा g,
डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी। तो 180 माइनस साइन 180 माइनस ओल एस टी सी के नियम अनुसार, ओल एस टी सी के नियम अनुसार, यहां पर ओल, ये एस, ये टी, सी, ओल एस टी सी के नियम अनुसार, ऑल एस टी सी के नियम अनुसार 180 माइनस कुछ होता है तो साइन में एज इट इज लिखा जाता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइड बाई जी एज इट इज लिखा जाएगा। ये आर थीटा 2 के लिए देख ले बेटा, दोनों में इक्वेशन सेम सेम आ रही है, आर थीटा 2 और आर थीटा 1 दोनों में इक्वेशन सेम सेम आ रही है। ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा, ये थोड़ा सा मैथ्स का यूज किया है यहां पर, याद रखना कि साइन 180 माइनस समथिंग वो एज इट इज लिखा जाएगा साइन के फॉर्म में, ठीक है, वो एज इट इज लिखा जाएगा साइन के फॉर्म में, थोड़ा सा मैथ्स यूज किया यहां पर। ऑल एस टी सी, यू की वैल्यू दोनों केस में अलग अलग होगी तो काय की सिमेट्री अधिकारानी, तो काय की सिमेट्रिक, हम तो दोनों में सिमेट्री बैठाना चाहते हैं ना, तो सिमेट्रिक बातें पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नाम दिया गया है ऐसे दो एंगल की जिनका बीच का सम 90 डिग्री होता हो, जैसे कि एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, ठीक है, एक 37 दूसरा 53 डिग्री। हाँ जी, क्या आया समझ में बैठा? अरे चिन्मय बेटा, कहां दिमाग तुम छोड़ के आते हो? 0 + 90 डिग्री तो 0 पे तो ऐसा सेम ऐसे होरिजोनटली तो फेंक रहे हो, सीधा ऐसे ही तो फेंक रहे हो। 90 डिग्री तो ये मोशन इन 1D हो जाएगा, ऊपर वर्टिकल। क्या यार लॉजिक लगा दो तुम भी, कहां दिमाग यार बर्बाद करते हो बेटा। कभी कभी दिमाग में ये आता है दोस्त कि तुम दिमाग दूसरी जगह यूज करते हो या जो यूज करते हो है भी तुम्हारे पास। गजब हो यार, गजब हो यार। ओएलएसटीसी मैथ्स में हम पढ़ते थे, मैथ्स में मैंने ये बात बताई होगी, मैंने नहीं बताई होगी, कुलदीप सर या किसी ने बताई होगी, मतलब मैथ्स में आपने जहां कहीं भी पढ़ा है वहां पर ये चीज बताई होगी ओएलएसटीसी। या ना दिमाग में बैठे बेटा तो मैथ्स में मत घुसो, सीधा यहां पर याद रखो साइन 180 माइनस समथिंग समथिंग दैट इज एज इट इज लिखा जाएगा, बस खत्म। हाँ श्लोक जोशी, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वापस बता देता हूं, मैंने आपको ये बताया कि सुन, मैंने आपको ये बताया, अभी देख तुम्हारी समस्या क्या है पता है जीवन में, तुम्हें मैं मैथ्स बताता हूं ना प्रूफ के साथ, वहां पर तुम्हें दिक्कत आती है। मैं सीधा बता दिया बेटा कि किसी इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने 20 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री एंगल पे फेंका और 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पे फेंकूंगा तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर होगी वो दोनों में सेम कवर होगी, बस खत्म खत्म। तो मैंने सिर्फ 30 और 60 डिग्री के लिए एग्जांपल लेके समझाया, लेकिन 30 और 60 डिग्री जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तो उसको मैंने जनरलाइज किया है कि θ1 + θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब θ1 और θ2 इसमें कोई भी हो सकते हैं, जैसे 70 और 20 हो सकते हैं, 60 और 30 हो सकते हैं, ऐसे 45 हो सकते हैं। तो इन दोनों के लिए रेंज की इक्वेशन सेम मिलेगी, मैक्सिमम हाइट अलग अलग हो सकती है, देखो मैक्सिमम हाइट सब में अलग अलग है लेकिन रेंज सेम आएगी। तो रेंज क्यों सेम आएगी उसके पीछे का मैंने मैथ्स बताया, लेकिन नहीं मैथ्स क्यों बताया सर, अब मैथ्स बताया तो मैं मैथ्स में क्वेश्चन पूछूंगा भाई, प्रूफ बताया मैंने दोस्त उसके लिए, क्या यार। हाँ ठीक है, मतलब इसको शुगर, पानी, चाय, कॉफी, शुगर, मतलब तुमने जैसे भी पढ़ा हो दोस्त, लेकिन ऑल एस टी सी नाम से कुछ तो पढ़ा होगा ना दोस्त, बस तो वही यूज किया मैंने यहां पर। ठीक है मार्को जी, तैयार, मतलब जल्दी स्वस्थ हो और क्लास में वापस आओ। हाँ जी, अब बात आती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। ये डेरिवेशन समझना, डेरिवेशन थोड़ा सा मैथमेटिकल से, यहां पर एक डेरिवेशन यूज किया जाएगा। क्या है पता है, हमें एक रिश्ता चाहिए, ठीक है, और ये रिश्ता टाइम के बिना चाहिए, मतलब कि
ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो वर्टिकल में ऊपर भी जा रहा है, शुरुआत में ऐसे ऊपर 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 भी था और फिर ऐसे नीचे 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 भी आया। तो इसकी कुछ वर्टिकल वेलोसिटी भी है और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। तो दोस्त हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए y और x के बीच का रिलेशन चाहिए, y एंड x के बीच का रिलेशन चाहिए, y और x के बीच का रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन y एंड x। और इसमें कहीं टाइम नहीं होना चाहिए, टाइम की इक्वेशन को हमें हटाना है, क्या टाइम को हटाना है। ओके, तो ऐसी एक इक्वेशन चाहिए और इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। जैसे कि सुनते जाना मेरी बात, सुनते जाना दोस्त, y में क्या मोशन हो रहा है उसको लिख रहा हूं एक बार अच्छे से, फिर x में क्या मोशन होगा वो लिख रहा हूं मैं अच्छे से। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, एक बार बताऊंगा लेकिन बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, बस आप तो समझते जाओ। एक बार मैंने लिखा x में मोशन, दूसरी बार लिखूंगा मैं y में मोशन, x और y में बारी बारी से मैं मोशन लिखने जा रहा हूं। ठीक है, क्या x के लिए इक्वेशन ऐसे लिखते थे, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ऐसा ही लिखते थे, ऐसा ही लिखते थे दोस्त। ठीक है, और y के लिए ऐसा लिखा करते थे, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वाई एज इट इज लिखा हमने, फिर यू वाई एज इट इज लिखा हमने, टाइम एज इट इज लिखा, -1/2 जी टी स्क्वेयर। क्या याद आया, क्या याद आया? हाँ जी। अब इस इक्वेशन में हमें टाइम को रिप्लेस करना है, तो व्हाट वी कैन यूज, सर टाइम को रिप्लेस करना है तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन, टाइम टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू एक्स। एक बार समझाऊंगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा, याद रखना इस चीज को। हम यहां पर यूज करना चाहते हैं जहां जहां टाइम वहां वहां एक्स बाई यू एक्स, एक्स बाई यू एक्स, जहां जहां टाइम वहां वहां एक्स बाई यू एक्स। क्या जी, क्या जी, क्या जी, क्या क्या जी, क्या जी, क्या जी का, जहां जहां टाइम वहां वहां एक्स बाई यू एक्स। ओके, ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू यू वाई, टाइम की वैल्यू x बाई यू एक्स, प्लस नहीं है माइनस है, -1/2, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन कितना है, g के इक्वल है ना, इसलिए माइनस साइन के साथ g आ गया है, x बाई यू एक्स का स्क्वायर। खत्म बेटा, ध्यान से सुनते जाना, y एज इट इज बेटा, यू वाई क्या होता था, u साइन थीटा, x एज इट इज आया, यू एक्स कितना था, u कोस थीटा, माइनस, ध्यान से देखना, ये g बाई 2 एक्स स्क्वायर और ये यू एक्स का स्क्वायर यानी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आया इतना समझ में, आया इतना समझ में। अब जो भी काटापीटी हो सकती है उसको कर देते हैं, जैसे कि यहां पर कोस थीटा नहीं, एक्स कटा, ठीक है, एक्स और एक्स कटा, तो बचा क्या, बचा सर y इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इंटू करके x माइनस करके जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जो तो मैंने कोई रास्ते में गड़बड़ नहीं कर दी ना, जो यहां पर लिखा था वही चीज मैंने ऊपर चिपकाई है, वही चीज मैंने ऊपर चिपकाई है। दिशा साहू, मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन यहां पर नीचे की डायरेक्शन में है और दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, तो इस वजह से मैंने रिप्लेस कर दिया है ए को माइनस जी के इक्वल। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम ये चीज पढ़ते थे और कल भी मैंने ये चीज बताई थी और आज भी अभी डेरिवेशन कर रहा था तब मैंने बताई थी। अगर आप मेरे शब्दों पे ध्यान दोगे तो एक ही बार में सारी चीज समझ पाओगे। करेक्ट दोस्त, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप शब्दों पे ध्यान नहीं दोगे तो बेटा मार खा जाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने y की इक्वेशन इसलिए ली क्योंकि मैं y का रिलेशन बनाना चाहता था बेटा, और x की इक्वेशन छोटी है तो x से t की इक्वेशन बनाना आसान था, इसलिए मैंने t की इक्वेशन पहले बना ली x की इक्वेशन से। ठीक है, ओके, सुनते चलो। अब y इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाई कोस टेन थीटा इंटू एक्स, तो मैं इसको लिख लेता हूं x टेन थीटा, क्या x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। लो बेटा, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है? नहीं लग रहा है ऐसा, नहीं लग रहा है ऐसा तुम्हें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है?
कि जैसे पहले बहुत बार इसको देखा हुआ हो, जैसे पहले बहुत बार इसको देखा हुआ हो, याद करो वो दिन जब आप क्लास 9-10 में थे। y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। इसको कहते हैं इक्वेशन पैराबोला की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। क्या बोला रे? बोला रे, बोला क्या बोला? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक्स टेन थीटा इज अ कांस्टेंट, ए लिख लिया, ओके। ए एक्स, सॉरी 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 सॉरी, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो टेन थीटा यहां पर ए के इक्वल, और बाकी माइनस जी वगैरह वगैरह 2u स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, वो सब क्या बन जाएगा? ठीक है, ठीक है, देख लो, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अरे भाई कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, ध्यान से देख लीजिए। हाँ, प्लस लिखना है तो प्लस भी लिख लीजिए, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तो हम भी इसको कंसीडर करेंगे, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं है। अजी बता स्वाहा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मकसद क्या होता है पता है? किसी की भी ट्रेजेक्टरी, मतलब उसका पाथ कैसा है, वो उसकी इक्वेशन के हिसाब से मैं आइडेंटिफाई करना है, बताना है। तो यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का काम है। हाँ, आएगा समझ में? ओके, ठीक है। एक्स की इक्वेशन क्यों आई? क्योंकि भाई एक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमने सीधा लिख लिया। ओके, अब इसके दो इक्वेशन है। वास्तविकता में आपको यही इक्वेशन तक डील करके आना है, बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। मैंने उल्टा लिख दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप इसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये बस एक डेटा है, बस ये एक डेटा है, ठीक है, कि इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, तो इसको बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा था, तो मैंने इस फॉर्म में कर देता हूं, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, यहां तक का डेरिवेशन आप करके आना। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन में आपको देके जा रहा हूं कि अगर रेंज से जुड़ा हुआ इससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज कर सकते हो। ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। मैंने बस इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बता दिया, जिसका डेरिवेशन आपको मतलब कर सको तो कर लो, ना करो तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अरे हटा सावन की घटा, अब तक की सारी बातें क्या हुई है स्वाहा। तो हम नए अध्याय की ओर जा सकते हैं क्या? अब नए अध्याय की ओर जा सकते हैं क्या भाई? सुनो मेरी बात, क्या अब हम नए अध्याय की ओर जा सकते हैं? यहां तक की सब कुछ बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई है क्या भाई? बता दे, वरना सब फेंक के मारूंगा बेटा, बता। यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? बोल दे स्वाहा। बोलता क्यों नहीं है तू? हाँ, ठीक, ठीक है, ठीक है, हाँ, ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात। ए और बी को ए और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ए और बी कांस्टेंट है। ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी यहां पर कांस्टेंट है मेरे दोस्त। कुछ नहीं हुआ है, बताना मत किसी को, ठीक है? हाँ, ठीक है, डन। हाँ जी,
हाँ, अब वापिस आ जा बेटा। अब हम बात कर रहे हैं, रुक जा, चलो ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अरे कुछ नहीं, क्या है, सब इधर ही है। हाँ जी, अब हम दूसरी बात पे जाते हैं दोस्त। अब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात। देख, अब तक जो बात चल रही थी वो क्या थी, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देख, सर्कुलर मोशन के दो टाइप भी हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक ऐसे वर्टिकल हो रहा है, ध्यान से देखना, ये एक मोशन है वो वर्टिकल मोशन हो रहा है, ठीक है। जिस वर्टिकल मोशन की हम यहां पर अभी बात नहीं करेंगे, हम क्या बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसकी हम बात करने जाएंगे। ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल, अब ये सर मेरे ही सर पे ना लगे, ठीक है। हम ये हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो इस हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में समझते हैं। और इसमें भी अगर इसकी स्पीड फिक्स्ड है, जैसे कि पंखे की स्पीड देख, हम जब चालू करके रख देते हैं तो एक फिक्स स्पीड पे आ जाता है। तो जैसे घड़ी की सुई एक फिक्स्ड स्पीड पे भागती है, तो ऐसा कोई पार्टिकल पसंद कीजिए कि जो फिक्स्ड स्पीड पे ऐसे भाग रहा हो, फिक्स्ड स्पीड पे भाग रहा हो, ठीक है। तो ऐसे टाइप के सर्कुलर मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसी को बताना मत, लेकिन माइक का है ना एक छोटा पार्ट है ना, वो कहीं पे गुम हो गया है। तुम किसी को मत बताना, मैं तो ढूंढ लूंगा, बस वो मिल जाए तब अच्छा है। हाँ ठीक। अरे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया भाई, बोल रहे ये वाला चश्मा किसने गिफ्ट दिया? बेटा गिफ्ट नहीं दिया, मैंने खरीदा है। हाँ। देखो मुझसे बेईमानी मत करना, तुम 45 दिन भले ही पढ़ने वालों, लेकिन हमारा सफर है वो बहुत लंबा है। हमारा सफर बेटा बहुत लंबा होने वाला है। तो ऐसा मत सोचना है कि 45 दिन है तो 45 दिन के बाद तो सर कहाँ दिखेंगे या हम सर को कहाँ मिलने वाले। बेटा हम लंबे समय तक साथ में रहने वाले हैं। तो बेटा ऐसा मत सोचना कि मैं कहीं चुगलखोरी कर दूंगा, बता दूंगा किसी को, फिर ऐसा हो जाएगा। हम लंबे समय तक साथ में रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचो दोस्त, अभी तो 12th पढ़ना है हमें। हाँ, तो बात कर रहे हैं कि क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर 3 मार्क्स में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, कैसे लिखे जाएंगे, तो इसके पॉइंट समझना बेटा। कि पहले तो डेफिनेशन अच्छी प्यारी तरीके से लिखो, जो हमने समझा है उसी हिसाब से। ओके, कि अन ऑब्जेक्ट इज ए सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ अ कांस्टेंट स्पीड। इसकी स्पीड बेटा फिक्स्ड है और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी। वो तो सीधी सी बात है ना, क्यों? क्योंकि देख ये सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है बॉल, ये बॉल है वो एक आर डिस्टेंस पे से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मतलब जिस भी डायरेक्शन में, अगर यहां पहुंचा है तो वेलोसिटी ऐसे होगी, यहां पहुंचा है तो वेलोसिटी ऐसे होगी, अगर वो यहां पहुंचा है तो वेलोसिटी ऐसी होगी, अगर ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा है तो वेलोसिटी ऐसी होगी। मतलब कि उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। क्या होती है? टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो याद रखना बेटा कि यहां पर वेलोसिटी वो कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है, स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करो तो स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म की बात करो तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। ओके सर, वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करती है। ओके, क्यों चेंज करती है? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्चुअली हम टेंजेंट से देते हैं, और वो है भी सही कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अगर इसको छोड़ दूंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में, जैसे कि इसको छोड़ दूं अभी, तो कौन सी डायरेक्शन में भागेगा? जहां पर इसका टेंजेंट जा रहा होगा उस डायरेक्शन में ये भाग निकलेगा। हाँ हाँ, तो ये टक करके टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो इसलिए बताएंगे कि हम इसका जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन देगा वेलोसिटी की। ओके, इसमें देख सुन मेरी बात, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? कोई पूछे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट्स अ ट्रू और फॉल्स? गिव मी आंसर। वेलोसिटी
इज कांस्टेंट और नॉट? फटाक से, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बताओ मुझे, इट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू और फॉल्स? बहुत सही, बहुत सही। ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा बेटा। स्पीड कांस्टेंट रह रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कांस्टेंट। और दुनिया में एक बात बताई गई होगी आपको क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में, कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो देयर इज अ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करने का काम करता है। और यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये डायरेक्शन को चेंज करने का काम कौन कर रहा होगा? एक एक्सेलरेशन, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो इसका मैग्नीट्यूड के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एक ऐसा एक्सेलरेशन कि जो स्पीड को ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त? तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, और ये एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। किसी भी पॉइंट पे इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, और इस एक्सेलरेशन को हम एसी से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से डिनोट करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से डिनोट करेंगे। ये पार्टिकल पे किसी भी पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर वाली डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर वाली डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त? बढ़िया। हाँ जी, सुंदर सी बात। अब अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो वो बता दीजिए कि इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट v इस डायरेक्शन में, v इस डायरेक्शन में, v इस डायरेक्शन में। और ये कितना चलेगा, कितना एंगल चलेगा? ध्यान से सुन ला, ये कितना एंगल चलेगा? तो सीधी सी बात है, ये थीटा इज इक्वल टू 2 पाई चलेगा। पूरा जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर हो जाएगा, जो इसकी रेडियस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कितनी स्पीड से चल रहा है ये स्पीड है v जितनी। तो जो एक चक्कर पूरा करने में इसको टाइम लगेगा ना, उसी को कहते हैं टाइम पीरियड, इसी को कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। तो कोई पूछे बेटा कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 फुल रोटेशन, रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा, 1 फुल रोटेशन के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लिखेंगे टाइम पीरियड t। एंड फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी कैन राइट इट्स 2 पाई आर बाई वी। करेक्ट? हाँ, ओके, बढ़िया। अब इसी में जुड़ी हुई अभी एक्सेलरेशन की बात, मैंने अभी आपको बताया कि कोई ऐसा एक्सेलरेशन है जो कंटिन्यूअसली इसकी डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। क्या? इसकी डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है, कि सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। कौन सी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन? सर टुवर्ड्स द सेंटर है ये एक्सेलरेशन, ये टुवर्ड्स द सेंटर है, ये टुवर्ड्स द सेंटर है, ये टुवर्ड्स द सेंटर है, ये टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, ये टुवर्ड्स द सेंटर है मेरे दोस्त। तो हम बोलेंगे कि हमेशा ये इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा ये वेलोसिटी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर। आप ध्यान दो बेटा, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, वेलोसिटी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, वेलोसिटी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, वेलोसिटी की डायरेक्शन से हमेशा बेटा ये परपेंडिकुलर होगा। मस्ट फॉर अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी मोशन, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, तो कोई दूसरा एक्सेलरेशन उसके पास हो या ना हो, लेकिन हमेशा उसको, हमेशा उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग ही रहा होगा, तभी वो सेंटर के आसपास घूम पा रहा होगा। जी हां, याद रखना बेटा ये बात, कि सेंटर के आसपास घूमने के लिए एक एक्सेलरेशन नेसेसरी होता है, मस्ट भी होता है,
तो इन शॉर्ट सर्कुलर मोशन के लिए एक एक्सेलरेशन होगा ही होगा, और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर कई कई बार इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। जैसे कि बेटा ये नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ये सिर्फ घुमाने का काम करता है। इसका काम नहीं है स्पीड या फिर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। यही इसका काम है, यही इसका काम है। इसका फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। थोड़ी देर के लिए याद रख, अभी मैं इसको डिराइव करके भी दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए याद रख, मैं अभी डिराइव करके भी दूंगा, अभी ये फॉर्मूला डिराइव करके भी बताऊंगा, v²/r। ठीक है, बढ़िया। क्या समझ में आया बेटा? हाँ, अब मैंने बताया दोस्त कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मस्ट होता है। आपको याद है कि एक्चुअल में है ना, मतलब मैं थोड़ा काइनेमेटिक्स के हट से बात करूं तो एक्चुअली में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, वही कोज होता है, वही कोज होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो एक्चुअली में तो एक्ट करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स करता है। एक्चुअली में जो फोर्स एक्ट करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं कब से इसको घुमा रहा हूं बेटा, ये लड़की भी वैसे गोला घुमा रही है। तो एक्चुअली में हाथ तो लड़की के और उसी के धागे की वजह से घूम रहा है, लेकिन टेंशन फोर्स है जो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर कोई कार सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, और जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा। ये इस वाले केस में देख ला, रोलर कोस्टर वाले पार्ट में हम बता सकते हैं कि mg की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, या नॉर्मल फोर्स की वजह से। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर बात आती है कि सन के अराउंड अर्थ भी तो चक्कर काट रही है, वो भी तो एक तरह से सर्कुलर मोशन ही तो कर रही है। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट प्लेइंग अ रोल ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके सर, तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फोर्स हो सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेंगे। तो याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ सेपरेट फोर्स, ये कोई नया फोर्स नहीं है। बारी बारी से अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप के फोर्सेस होंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो mv²/r से ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। लो बेटा, बन गया फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला। ओके, हाँ, अब सॉरी, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। जलज जलज द्विवेदी पहले से है। ठीक है, अब तो तुमने देख लिया, तो क्या बताना भाई। वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी ही नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है बेटा। यहां पर किसी की भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है बेटा, यहां पर किसी की भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई किसी को छोड़ के। ठीक, देखिए नीट 2023 के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ऐसा नहीं कि नीट का क्वेश्चन है तो हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जा सकता, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, हमारे स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, तो पूछ रहे हैं बेटा कि इनमें से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए कौन सा सच है, कौन सा सच है।
तो सही बात है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, वो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो बस कोई कोई होते हैं कि जिनकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है, अदरवाइज किसी की डायरेक्शन फिक्स्ड होती नहीं है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में v आता है, एक्सेलरेशन में e आता है, इन दोनों में d नहीं आता है। ओके, d फॉर डायरेक्शन। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका बी। हाँ जी, अब देखना मैं बताने वाला हूं एक डेरिवेशन। ये डेरिवेशन लास्ट है, इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ बात होगी वो पढ़ाऊंगा। मतलब ये डेरिवेशन एक तरह से समझ लीजिए कि लास्ट पार्ट है इसका। समझ रहे हैं इस बात को कि कोई सर्कुलर मोशन, कोई पाथ पे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई पार्टिकल है वो ऐसे सड़क 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 यहां से नीचे जा रहा है। ध्यान से देखना, कोई पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल जो पहले यहां पर पहुंचा, इसकी स्पीड है v। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ये भी एक डेरिवेशन है जो बहुत आईएमपी है। ये भी एक एक्सेलरेशन का डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन कहता है कि भाई अभी आपने बता दिया था ना जो फॉर्मूला कि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, ये कैसे आया दोस्त? एक बार बताओ हमें जरा। ये डेरिवेशन बहुत आईएमपी है, समझना। किसकी वेलोसिटी v, थोड़े समय के बाद ये टक 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 करके करके आगे चला 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 यहां पर कहीं पहुंचा है, यहां पर कहीं पहुंचा है। ये वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v। समझ में इतनी बात? ठीक है, सेंटर से अगर इसको जोड़ दें बेटा, अगर इसको थोड़ा सेंटर से ज्वाइंट कर दिया जाए, ध्यान से देख लीजिए, ये सेंटर r, ये सेंटर r। ठीक है, कितना एंगल चला है थोड़ा सा बता दिया जाए। मान लीजिए कि थीटा एंगल चला है। कितना एंगल चला है बेटा? थीटा एंगल चला है। ओके, बढ़िया। देखना इस दो लाइन को मैं जोड़ रहा हूं, ठीक हो जाएगा क्या? अरे हो गया बेटा, क्या बात है, क्या बात है यार, ये बोर्ड तो बहुत बहुत मस्त है। क्या ये भी टिक हो जाएगा? अरे हो गया बेटा, इसको मैं यहां पर लेता हूं। शानदार सी बात। अब हो सकता है ऐसा कुछ? नहीं, ज्यादा नहीं हो सकता, थोड़े थोड़े खेल के लिए सही है। हाँ जी, बढ़िया। तो ये r था, ये भी r, ये कितना एंगल चला? थीटा एंगल चला है। वैसी बात मैं यहां पर ड्रॉ करना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं अगर इसको खींचूं आगे की डायरेक्शन, टक 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 टक, ये आगे की डायरेक्शन में मैं खींच रहा हूं, मैं इसको आगे की डायरेक्शन में खींच रहा हूं। ओके सर, मैं इसको आगे की डायरेक्शन में कुछ खींच रहा हूं, ये भी। मैं इसको पीछे की डायरेक्शन में इलोंगेट कर रहा हूं, टक 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 टक। ये आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी v, ये आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी v, ये आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी v। ठीक है, सुनना अच्छे से बात। इस चीज को मैंने खींचा आगे v और इसको पीछे खींचा v। सुनना, इन दोनों के बीच का एंगल क्या 90 डिग्री होता है? क्या इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है? अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर ये दोनों 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते। अरे पैरेलल नहीं बेटा, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई। ओके, तो 90 डिग्री बना। ये थीटा, ये 90 और ये 90। ओके, तो ये एंगल कितना बचेगा? ये एंगल कितना बचेगा? तो चारों के चारों एंगल का सम, मतलब मैं इसको थोड़ी देर के लिए 5 बोल दो, तो सभी के सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा? 5 प्लस थीटा प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 90 180 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये 5 की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ध्यान से देखना बेटा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस करके थीटा। तो 5 यानी कि है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो बचा हुआ जो एंगल होगा क्या वो थीटा हो जाएगा? क्या वो थीटा हो जाएगा?
हाँ ठंड लग रही है, सही बात है, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। क्या यहां तक की बात समझ में आई मेरे दोस्त? एंगल की कहानी समझ में आई है आपको या नहीं समझ में आई है बोस? श्लोक जोशी पढ़ने में ध्यान दे। भाई साहब बताओगे क्या? तो अब ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि यहां पर v है, ऐसे यहां पर v है, दोनों के बीच का एंगल बनने वाला थीटा है, दोनों के एंगल, ये बनने वाला एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। अब मैं अगर दोनों को ज्वाइंट कर दूं ऐसे रेड लाइन एरिया से, टुकुर 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 टुकुर, this is change in velocity, this is change in radius, change in radius। अरे रेडियस ना, रेडियस के लिए आर लिखेंगे। क्या किया हमने भाई? हमने वेलोसिटी को एक्सटेंड किया, इस वेलोसिटी को एक्सटेंड किया जब वो थीटा चल चुका है तब, फिर आर आर रेडियस वाले का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर वेलोसिटी वेलोसिटी वाले का ग्राफ ड्रॉ किया। बस एंगल की कहानी थोड़ी सी समझी कि थीटा एंगल चला है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? एक्सेलरेशन एक्चुअल में इसी डायरेक्शन में तो होता है, रेडियस की डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन में। हाँ जी, तो ये 90 डिग्री, दैट्स व्हाई इट्स अ 90 डिग्री। ओके बढ़िया सर। फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी। ओके, अरे सीधी सी बात है ना, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा, तो ये 180 माइनस थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? सीधा थीटा बच जाएगा बस। ये अगर 180 माइनस 70 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात। ओके हाँ जी। अब देखो, आपको पता चलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल है वो यहां से सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है? देख, एंगल एंगल जो ये चेंज इन वेलोसिटी वाले वेलोसिटी, मतलब आप इन दोनों का रेशियो लोगे, एंगल साइड, ये देख दो साइड सेम सेम, दो साइड सेम सेम, एंगल सेम सेम, एंगल सेम सेम, तो इन दोनों का रेशियो लोगे। जैसे कि मैंने लिखा इस साइड से डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू, या ऐसे देखना ध्यान से, ये डेल्टा वी डिवाइड बाई इसका डेल्टा आर इज इक्वल टू, इस साइड से लिया मैंने v और ये r, ठीक है, इस साइड से लिया मैंने v और ये r। अब एक काम करता हूं, डेल्टा r को इस तरफ लेके आता हूं, डेल्टा r को इस तरफ लेके आता हूं। सर ठीक है, तो ये v बाई आर एज इट इज, और डेल्टा r को इस तरफ लेके आया, ये लिखा डेल्टा v, ठीक है। ओके बढ़िया सर। और ध्यान देना, ये डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा r और ये v बाई आर। अरे ठीक, मतलब एक ही चीज है, बस मैं चाहता हूं कि इसको और अच्छे से लिखो, और अच्छे से लिखो। तो डेल्टा वी को एक साइड लिखा है, बाकी डेल्टा आर इस तरफ लेके गया, तो डेल्टा आर वी बाई आर। ओके, मैं चाहता हूं कि इसको डिवाइड कर दीजिए टाइम से, टाइम से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने टाइम से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है। देख, दोनों तरफ से मैंने टाइम से डिवाइड किया है, ऐसा नहीं कि एक और से किया है, दोनों तरफ से मैंने टाइम को टाइम से डिवाइड कर दिया, चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दिया है। हाँ, 180 से डिवाइड कर दिया है। तो जैसे ही मैंने 180 से डिवाइड किया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट इट्स एक्सेलरेशन। यहां पर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा? वी, ये क्या हो जाएगा? वी, तो ये वी बाय आर। तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ले बेटा, फॉर्मूला बन गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर। क्या आएगा समझ में? ये डेरिवेशन आईएमपी है दोस्त, पूछी जा सकती है, पूछी जा सकती है डेरिवेशन। जो काम की बात थी मैंने बता दी, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो शब्दों में लिख सकते हो कि हमने यहाँ पर दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, उस दो ग्राफ हमें सिमेट्रिक दिखाई दे रहे हैं, सिमेट्रिक दिखाई दे रहे हैं, उस वजह से हम बता सकते हैं कि दोनों का रेशियो लेने पे ये चीज मिलेगी। बस खत्म, बस खत्म। एंगल लिखा, एक आर का ग्राफ ड्रॉ किया, एक वी का ग्राफ ड्रॉ किया। अब थोड़ा सा इसको, आप नहीं जा रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके, नहीं, हाँ नहीं जाएगा क्योंकि ये स्लाइड पे है ना,
अगर बोर्ड पे होता तो हो जाता। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में रखोगे ना तो ये सिमेट्रिक दिखेंगे, तो ये सिमेट्रिक दिखेंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट करके सोचो तो ये सिमेट्रिक दिखेंगे, या फिर इसको टेढ़ा करके देखो तो दोनों सिमेट्रिक दिखेंगे। बस बस खत्म। क्या आएगा समझ में? अरे बता दे बेटा यार। देख प्रियांशु भट्टाचार्य, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बस 4 स्टेप में खत्म हो गया है। एक डेरिवेशन था जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो वो डेरिवेशन मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म है वो सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में नहीं है। यहां तक की बात समझ में आएगी तो एकदम स्वाहा लिख देना, लेकिन फिर भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये क्या काम का है, कैसे कैसे काम का है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि भाई स्पीड, जैसे पंखा चालू किया है तो शुरुआत में धीरे दौड़ता है, शुरुआत में वो धीरे 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 ऐसे रोटेट करता है, फिर ये तेजी से बड़ा स्पीड बढ़ाई 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 स्पीड बढ़ाई स्पीड बढ़ाई, तो स्पीड बढ़ती जाएगी स्पीड बढ़ती जाएगी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा कि जिसमें स्पीड अप होती है स्पीड डाउन होती है। जैसे कि पंखा चालू किया तो पहले से ढाक 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 ढाक, तो ये स्पीड अप वाला केस हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी तो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वापस जैसे ही आपने स्विच बंद की, जैसे ही आपने स्विच बंद की, चालू बंद की, बस खत्म खत्म। बस यही है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे सिंपल कहने का मतलब बस यही है कि यहां पर स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। मतलब ऐसा कि स्पीड अप भी हो सकती है, स्पीड डाउन भी हो सकती है व्हाइल इन सर्कुलर मोशन। बस अब यहां पर एक तो मस्ट फोर्स है, मस्ट एक्सेलरेशन है। ये तो मस्ट है कि कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो डायरेक्शन को चेंज होने के लिए एक एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए, एंड दैट एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हम पढ़ चुके हैं कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर बाय r। r यहां पर रेडियस है, v वेलोसिटी है, और स्पीड को चेंज करने का काम रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन। और ये एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको at से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको dv बाई dt कहते हैं। dv बाई dt से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। याद रखना इस बात को। अरे छोड़ो श्रद्धा कुमारी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आने वाले चैप्टर में आएगा, अभी क्यों पढ़ रहे हो? हाँ, पंखा नहीं था बेटा, वो जनरेटर था, लेकिन ऐसा कि वो पंखा पुराने जमाने का था तो कुछ जनरेटर जैसा ही काम करता है। क्या बोला? रेडियल मतलब रेडियल इनवर्ड, रेडियस की डायरेक्शन में हमेशा होता है, इसलिए रेडियली भी नाम दिया है। ओके, हाँ जी, बढ़िया ठीक है। देखना अब है ना, मैं कुछ मोशन पैरामीटर की बात करते हैं। ये मोशन पैरामीटर रोटेशनल मोशन की नींव रखते हैं। ये जो मोशन पैरामीटर है ना, वो एक्चुअली में एंगुलर पैरामीटर से, क्या है ये? एंगुलर पैरामीटर से, ये एंगुलर पैरामीटर से वो रोटेशनल मोशन की नींव रखते हैं। याद रखना, रोटेशनल मोशन की नींव रखते हैं। रोटेशनल मोशन में ये काम में आते हैं। अभी भले ही आपको ना दिख रहा हो, लेकिन ये रोटेशनल मोशन की नींव रखते हैं यहां से कि वो कितना एंगल चला है, पार्टिकल है वो कितना एंगल चला है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल है वो कितना एंगल चला है। जैसे कि पार्टिकल ने चलना शुरू किया यहां से, पार्टिकल यहां से शुरुआत कर रहा है और ये पार्टिकल कुछ ऊपर जा रहा है, मान लीजिए कुछ यहां पर पहुंच गया,
ठीक है, ये कुछ यहां पर पहुंच गया, तो कितना एंगल चला है, ये एंगल चला डेल्टा थीटा, तो इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो बॉडी कितना एंगल चली है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये पोजीशन 1, ये पोजीशन फाइनल, तो कितना एंगल चली है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, इट इज नथिंग बट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टाइम, चेंज इन एंगल डिवाइड बाय टाइम, इसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो दैट इज डी थीटा बाई डी टी। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, बस चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इसको एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। इंस्टेंटेनियस की अगर बात की जाए तो डी थीटा डिवाइड बाय डी टी के फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा जाता है। सेम गोज विथ द एक्सेलरेशन, जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाता है। नथिंग इज न्यू, इट्स अ डी या डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टाइम। ये एवरेज के लिए यूज किया जाता है। अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए आपको एंगुलर एक्सेलरेशन तो इट्स अ डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी। ये चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखी है। सीएम मतलब कॉमन मैन, बेटा सर्कुलर मोशन, सीएम मतलब सर्कुलर मोशन, ठीक है, सीएम मतलब सर्कुलर मोशन। ओके ओके, ठीक है, हाँ जी। अब देखिए इनका रिश्ता है लीनियर और सर्कुलर के बीच में कुछ कुछ रिलेशन है। जैसे हम यूज किया करते थे लीनियर में, मतलब इनकी एनालॉगी है, कंप्लीट एनालॉगी है। पोजीशन के लिए एस का यूज किया जाते हैं या एक्स का यूज करते हैं, यहां पर सर्कुलर मोशन में हम थीटा का यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एस यूज किया करते थे या डेल्टा एक्स यूज किया जाते हैं, डेल्टा एक्स यूज किया करते थे, यहां पर डेल्टा थीटा का यूज करेंगे। ओके, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। मतलब ऐसा लिखते हैं, अगर एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लू ना, या डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, ऐसा भी लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट l इट इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, ऐसा भी लिखा करते हैं। ऐसा नहीं होता था आर्क, l यहां पर क्या है, आर्क है, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो बस वही फॉर्मूला है, बस वही फॉर्मूला है ये। फिर ध्यान से देखना, वेलोसिटी के लिए v यूज किया करते थे, यहां पर वेलोसिटी के लिए ओमेगा यूज करते हैं। इन दोनों के बीच का भी रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये एक फॉर्मूला है ना, बहुत काम का है, बहुत काम का फॉर्मूला है। क्यों ये फॉर्मूला काम का है, सुनना है बात। देख हमने क्या किया, l का डिफरेंशिएट किया, v मिला, ये थीटा का डिफरेंशिएट किया, ओमेगा मिला। ठीक है, थीटा का डिफरेंशिएशन किया, तृप्ति जी यहां पर, तृप्ति जी यहां पर ध्यान दीजिए। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल रहा है ना, वी स्क्वायर बाय आर, यहां पर आप लिख सकते हो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ध्यान से देखना, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। तो कहीं पे आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिख जाए तो याद रखना बेटा, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, दो फॉर्मूले होते हैं, वी स्क्वायर बाय आर, अदरवाइज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्यों, क्योंकि रिलेशन लिखना है यहां पर भी, रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दैट्स वाई v इज इक्वल टू आर ओमेगा। भाई यार तुम पढ़ लो बेटा यार, क्या कहां की बातें कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो। क्या आपने कभी ड्रैगन की राइड की है बेटा? तुम मुझे सिलेबस से बाहर निकलने दोगे तब ड्रैगन की राइड करूंगा ना बेटा, अभी तो पढ़ लो, ठीक है। एक्सेलरेशन ए से लिखते हैं, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन अल्फा से भी डिनोट किया जाता है। इन दोनों के बीच का भी रिलेशन सेम, अल्फा इज इक्वल टू आर, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, आर अल्फा। टेंजेंशियल के लिए लिखा जाता है, सेंट्रीपिटल के लिए नहीं, याद रखना है इस चीज को। क्या आएगा इसमें, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस समझते चलो ये दोनों के बीच का रिलेशन है। सर्कुलर मोशन मतलब ये एनालॉगी बिठाने की कोशिश किए ताकि तुम्हारे दिमाग में बात है वो थोड़ी थोड़ी बैठती जाए कि लीनियर मोशन में x यूज किया जाता है, डेल्टा x यूज किया जाता है, सर्कुलर मोशन में थीटा डेल्टा थीटा यूज किया जाता है, वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, दोनों के बीच का रिलेशन L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर या x इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू आर। फिर आएगा बेटा
एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। खत्म बेटा, बस ये याद रखना है थोड़ा थोड़ा। सेम अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सेम अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो भी फॉर्मूला, जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन बन रही थी, जो भी, ये एक्स्ट्रा बात है बेटा, ये एक्स्ट्रा बात है, ठीक है, एक्स्ट्रा बात है ये, अगेन बता रहा हूं बेटा मैं, ये एक्स्ट्रा बात है। जो भी इक्वेशंस आप स्ट्रेट लाइन में लिखते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखते थे, वही इक्वेशन एज इट इज सर्कुलर मोशन में लिखी जाएगी, एज इट इज इक्वेशन लिखी जाएगी, एज इट इज इक्वेशन लिखी जाएगी बेटा। हाँ हाँ, बस थोड़ा ही बचा है, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। जहां जहां आप इनिशियल वेलोसिटी यू लिखते थे, थीटा लिखते थे, जहां जहां आप डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स या फिर एस लिखते थे, वहां वहां लिख देना डेल्टा थीटा। जहां जहां आप लिखते थे बेटा इनिशियल वेलोसिटी यू, वहां वहां आ जाएगा ओमेगा नोट। जहां जहां वी लिखते थे वहां वहां ओमेगा लिख देना। जहां जहां आप ए लिखते थे वहां वहां अल्फा लिख देना। बस दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म खत्म। क्या नवनीत को लगता था फिजिक्स बहुत, भाई आने से पहले निर्भय फिजिक्स कोई सी वो कोई लाइन बैच नहीं रही है, शायद मैं पढ़ नहीं पाया अच्छे से, अब चेट ऊपर चली गई, सॉरी बेटा नवनीत। अब एक लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, बस वो खत्म कर दीजिए, फिर हम सेशन को यहां पर स्वाहा करते हैं और चैप्टर को भी स्वाहा करते हैं। खत्म है ना इसके बाद? हाँ खत्म है। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन है, an insect trapped in a circular groove of a radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes 7 revolution in 100 second। अरे भाई साहब, एक मच्छर है, क्या है जी, एक मच्छर, क्या है ये, एक मच्छर। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर। अरे प्रियांशी, वाह बेटा। मैं बता रहा हूं दोस्त, मेरी बात सुनना, कि इंसेक्ट है वो किसी ट्रैप्ड में आ चुका है। देखना सुनना, इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव, जो डिस्क नहीं चलती है, उस डिस्क के ऊपर कोई मच्छर है, कोई चीड़ा है, कोई कीड़ा है, वो ऐसे ट्रैप्ड हो चुका है। जैसे आप किसी के माया जाल में ट्रैप्ड हो चुके हो और गोल गोल चक्कर लगाते जा रहे हो, वैसे ही ये इंसेक्ट भी आपकी तरह ही ट्रैप्ड हो चुका है। अब बता दिया है कि ये 7 चक्कर लगा चुका है 100 सेकंड में। जैसे आपके लिए बता जाए कि 7 जन्म भी चक्कर लगा लो बेटा, नहीं मिलने वाली है वो, तो वैसे ही इसके साथ केस है। हाँ, वैसे ही केस इसके साथ है। तो बताया गया व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड इन दिस मोशन। तो पहले तो सीधी सराट सी बात है, उस चीज को हम कंपेयर करते हैं। सुनना बात कि ये रहा टुकुर 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 टुकुर, देखिए कितना चक्कर लगा चुका है, 7 रिवोल्यूशन लगा चुका है। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 चक्कर लगा चुका है, ठीक है, 7 रिवोल्यूशन, 7 रिवोल्यूशन। तो एक सीधी सराट सी बात ये बेटा कि कितना एंगल चल लिया होगा, ये कितना एंगल चल लिया होगा। तो थीटा, डेल्टा थीटा पहले निकालते हैं कि एंगल कितना रिवोल्व हो चुका होगा, ये कितना एंगल चल लिया होगा। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, देख एक चक्कर में कितने रिवोल्यूशन, कितने एंगल चल जाता है, 2 पाई। ऐसे कितने चक्कर लगाए, 7, तो ये 7 इंटू 2 14 पाई रेडियन चल चुका होगा, ठीक है। कितने समय में चल गया है बेटा, ये 100 सेकंड में चल गया है, 100 सेकंड में चल चुका है ये। तो व्हाट वी कैन राइट अबाउट ओमेगा, सर एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टाइम। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 14 पाई डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम यानी 100 सेकेंड। 100 सेकेंड मतलब ये आ जाएगा 7 पाई डिवाइड बाय 50। ओके ठीक है। अब जैसे 7 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 50 लिखेंगे, ये रेडियन में आंसर आ जाएगा। और अगर हमें निकालना है लीनियर स्पीड भी इसके साथ साथ, तो लीनियर स्पीड के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा करके अभी हमने फॉर्मेट लिखा था, इसलिए मैंने बताया था कि ये IMP है, इस चीज का ध्यान रखना है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके सर, अब इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा, अभी थोड़ा रुक जा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा,
तो आर की वैल्यू पहले इक्वेशन में दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे 12 इंटू 10⁻² मीटर, तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर, 0.12 इंटू करके ओमेगा, तो ये 7 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 50, ये लिखा जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में लिखा जाएगा। 0.44 आ रही है ना, मैं लिख दूं यहां पर, मुझे पता नहीं है, मैं तो आपका आंसर चेक करके लिख रहा हूं। आप 0.44 आ रहा है, सही बात सही बात सही बात। अरे 1 मिनट रुकना, 0.44 क्या आ रहा है? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। जलज याद आ गया ना मुझे, मैंने नाम अब तो सीख ही जाऊंगा ना बेटा। ओके ओके ठीक है। अब कोई पूछे कि भाई ये इक्वेशन कैसे लिखी है, तो बता देता हूं बेटा। देख देख, ये आर, ये कितना चला है? ये एंगल चला है डेल्टा थीटा, ये एंगल चला है मान लीजिए थीटा, ये आर, और ये है इसकी आर्क। आर्क को लिखा है एल के फॉर्म में, आर्क को लिखा है एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लिखते थे ना आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, एंगल, तो आर्क इज इक्वल टू एक्स है यहां पर, रेडियस को हमने आर छोटा आर से लिखा है, यहां पर छोटा आर, और एंगल थीटा। अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो ये मिल जाएगा आर और ये डी थीटा बाई डी टी, तो dx बाई dt वेलोसिटी और ये आर डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, तो दैट्स वाई v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर कोई पूछ ले तो ये डेरिवेशन छोटा सा है, अदरवाइज कोई जरूरत इसकी नहीं है। अगेन ये छोटा सा एक डेरिवेशन था। फिर बताया गया है कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट और नोट। तो हमने पहले ही बता दिया कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन वेरी होती रहती है। इस पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर ऐसे, इस पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर ऐसे, इस पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर ऐसे, तो हर पॉइंट पे ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंजिंग, दैट्स वाई एक्सेलरेशन AC इज नॉट कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा कोई पूछ ले बेटा, तो AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर के फॉर्म से निकाल सकते हो, या R ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म से भी निकाल सकते हो। जो भी आंसर आएगा बेटा वो हम लिख लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, लीजिए, ठीक है। ओके मेरे दोस्त, तो देख ले बेटा आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आज प्रोजेक्टाइल मोशन से शुरुआत की थी, ओके। ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस याद करवाए थे, उसके बाद पोल क्वेश्चन किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताई है। इस इक्वेशंस के बाद हम डेरिवेशन किया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का बेसिकली, तो ठीक है ये। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमको समझाया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्चुअली में स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर की डायरेक्शन में होता है, और जिसका फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r से लिखा जाता है। हमने वो डिराइव करके भी देख लिया कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ऐसा डेरिवेशन कुछ प्रतीत होता है। ओके, ये डेरिवेशन भी आईएमपी था। फिर बात आई थी कि टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड लगेगा उसको हम बोलेंगे बेटा 2 पाई r बाई v। इसको याद रखना, 2 पाई r बाई v के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और मेरे दोस्त 2 पाई मतलब ये है क्या? एंगल ही तो है। 2 पाई एक्चुअली में है क्या? तो टाइम पीरियड को ऐसा भी लिखा जाता है 2 पाई बाई r बाई v। ध्यान से सुनना, 2 पाई बाई ओमेगा के फॉर्म में भी लिखा जाता है। टाइम पीरियड को 2 पाई बाई ओमेगा के फॉर्म में भी लिखा जाता है, क्योंकि देख ध्यान से सुनना, एक चक्कर लगाने में ओमेगा यानी कि ओमेगा डेल्टा थीटा डिवाइड बाई टाइम। अब एक चक्कर लगाने में फॉर अ वन रिवॉल्यूशन के लिए, एक रिवॉल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ओमेगा एज इट इज, थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, और टाइम पीरियड कितना लिखा जाएगा? 2 पाई लिखा जाएगा, तो टाइम पीरियड t लिखा जाएगा। दैट्स व्हाई वी विल फाउंड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। और 1 अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं,
1 अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये भी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो काम के हैं, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले जो काम के हैं। ओके, ठीक है। टाइम पीरियड की इक्वेशन लिख दोगे तो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, छोड़ो, मतलब यहां से एक बात लिखनी है तो ये इक्वेशन भी मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। इन दोनों का यूज करके आप एक इक्वेशन मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। जो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ये फ्रीक्वेंसी के 2 पाई में मल्टीप्लीकेशन में होती है, ठीक है, खत्म 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 बेटा, ठीक है। और ये डेरिवेशन समझा था। अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम आने वाले चैप्टर में यानी कि लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। डेरिवेशन किया अच्छे से। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो सिलेबस का पार्ट नहीं था लेकिन फिर भी एक हल्का फुल्का पार्ट इसका समझ लिया। फिर लीनियर, और दोस्त हमने लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन समझा है। उसके लिए पहले हमने डिफाइन कर लिया कि एंगुलर पैरामीटर्स कैसे लिखे जाएंगे। ओके सर, फिर समझा लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स के बीच की कहानी को, रिलेशन को और इक्वेशन ऑफ मोशन को। एक लास्ट क्वेश्चन किया जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। अब मेरे दोस्त समझना, एक बात को अच्छे से समझना कि आज आपके पास समय है, आज मैं आधा घंटा जल्दी छोड़ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मौज मजा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, यश करेंगे। बेटा समय आपको मिल रहा है तो उसका यूटिलाइज करना, क्योंकि समय और अवसर ऐसे हैं कि जो वापस लौट कर नहीं आते हैं। इसकी एक छोटी सी बात बताऊं बेटा, तो 12th एग्जामिनेशन एक बार आप दे दोगे, अगले साल दे सकते हो, लेकिन वो सेकेंड अटेम्प्ट कहलाएगा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो करके दिखाओगे वो अलग बात होगी, ठीक है। वैसे ही अभी शुरुआत, मतलब अभी तो बात 11th की है, लेकिन 11th को कभी 11th के नजरिए से मत देखो कि 11th ही तो है तो क्या हो जाएगा। बेटा आप 12th के बच्चे को उठा के पूछ लेना जो टॉपर है उनको, वो रिग्रेट बस इसी चीज का करते हैं कि मैंने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। आप टॉपर को पूछना जो 12th के टॉपर है, वो ऐसे ही बोलेंगे काश मैं 11th में अच्छे से पढ़ लेता ना तो 12th में मेरे और अच्छे नंबर आ सकते थे। लेकिन खैर मैंने 12th में मेहनत कर ली थी, लेकिन वो इस चीज का रिग्रेट करते हैं कि मैंने 11th बेस जो होता है ना, वो बेस को अच्छे से पकड़ा नहीं था। और मैं तुम्हें एक सही राय दूं ना बेटा, अभी मेरा एक एनालिसिस वाला वीडियो आएगा, तुम सुनना, आने वाले 4-5 दिन में एक वीडियो आएगा क्लास 12th बोर्ड पेपर एनालिसिस कि जिसमें मैंने पिछले 3-4 साल के जितने भी शायद 10 के आसपास पेपर्स हो चुके हैं, हाँ 10 के आसपास पेपर हो चुके हैं, उसका पूरा एनालिसिस में दे रहा हूं। तो एनालिसिस आप देखोगे ना तो उसमें पता चलेगा कि अब सिनारियो चेंज हो रहा है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लेवल अप और लेवल डाउन होता है ना, वैसे ही सीबीएसई में भी लेवल अप हो रहा है। 2023 से अप हुआ 2024 में, 2024 से अप हुआ 2025 में, तो आप जब एग्जामिनेशन दोगे 2027 में, तब पेपर का लेवल चेक करना। तो उसकी तैयारी आज से आपको करनी पड़ेगी, मतलब वो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा। वो लेवल अप होने की वजह से ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिसमें क्लास 11th का भी कुछ कुछ यूज हो जाए, क्लास 12th के भी मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट यूज हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्त कि अभी आपको समय है, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास अवसर है। इस 45 दिन को ऐसा मत समझो कि 11th का सिलेबस खत्म करना है। इस 45 दिन को ऐसा समझो कि क्लास 12th के लिए एक ब्रिज कोर्स बनने वाला है कि जो आपको एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। तो कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो मुझे बताओ, कोई भी समस्या, फिर मैं होमवर्क देता हूं। कोई भी डाउट, हाँ एक डाउट था जो कल पूछा था आपने कि ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो के बीच में डिफरेंस क्या है। अब कई सारे बच्चे ने, मतलब अगर कंफ्यूजन हो रहा, हालांकि मैंने तो ये होमवर्क पे भी दिया था, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पढ़ना है इसको अच्छे से। क्या है ट्रायंगल लो? ये कहता है कि अगर दो वेक्टर को ऐड करना है, जैसे कि ये ए और बी, ये दो वेक्टर को ऐड करना है, तो दोनों को एक के पूंछ पे दूसरे का माथा ज्वाइन कीजिए। क्या कीजिए? एक के पूंछ पे दूसरे का माथा ज्वाइन कीजिए। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है। एक की पूंछ पे दूसरे का माथा ज्वाइन कीजिए, दोनों के बीच का एंगल लिखिए, दिस एंगल इज थीटा। फिर स्टेप 2 जो भी लिखा है ना आपने, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ठीक है। ये स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कि अब इसको ज्वाइंट कर दीजिए वेक्टरली, ऐसे ए से एक की पूंछ से दूसरे के माथे की ओर जाता हुआ वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। तो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कहता है ट्राइंगल लो, ये कहता है ट्राइंगल लो। जबकि पैरेललोग्राम लो क्या कहता था? स्टेप 1 ए ये बी, ठीक है। स्टेप 1 कहता है पैरेललोग्राम लो का, एक मिनट,
पैरेललोग्राम का स्टेप 1 कहता है कि ए से ज्वाइंट कर दीजिए, ओके। बी को पूंछ से पूंछ ज्वाइंट कर दीजिए, ये बी आ गया, ये स्टेप 1। फिर स्टेप 2, ए ऐसे लिखा, बी ऐसे लिखा, ओके। अब इसी को ऐसे एक्सटेंडेड कीजिए, ये बी इस तरफ आ जाएगा, ए इस तरफ आ जाएगा। अब स्टेप 3, ए बी बी ए, और जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इस रिजल्टेंट को बीच में से डायगोनल की तरह ट्रीट किया जाएगा कि दिस इज द रिजल्टेंट आर। बस खत्म, दिस इज रिजल्टेंट आर। क्या है समझ में? यही चीज यहां पर लिखी हुई है, दो वेक्टर को कैसे ज्वाइन करना है। ट्रायंगल लॉ भी यही बताता है और ये पैरेललोग्राम लॉ भी यही बताता है। मतलब दोनों एक दूसरे का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है पैरेललोग्राम लॉ, वरना दोनों की दोनों बात सेम ही है। इसका डेरिवेशन मैंने कल के क्लास में करवा दिया था। ओके, हैप्पी बर्थडे हिना। ओके, अब बात यह है कि जैसे हर चैप्टर में मैं देता हूं वैसे आईएमपी क्वेश्चंस की यहां से आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्त। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, पूरा चैप्टर 2 सेशन में मैंने लिया है। कल की क्लास देख लेना, 2.25 घंटे के आसपास की थी। आज की क्लास 1.5 घंटे के आसपास की है। तो इन पूरे 3.5-4 घंटे जो भी मतलब पढ़ाया है, उन सब में से जो आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूं, जो आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में दिखेंगे। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस साथ साथ करना, जो मैं होमवर्क में देके जा रहा हूं। लेकिन दोस्त ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको एग्जामिनेशन में देख सकते हैं कि वेक्टर स्केलर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से बताइए वेक्टर एडिशन कैसे होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम रेंज वगैरह वगैरह के लिए आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का डेरिवेशन पूछ सकते हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन पूछ सकते हैं। ये कुछ आईएमपी क्वेश्चंस है, यहां से क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसके अलावा जो मैंने न्यूमेरिकल सीखा है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, एज इट इज न्यूमेरिकल नहीं आते फिजिक्स में, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। रही बात होमवर्क की, तो आज की क्लास के लिए नो होमवर्क, आपको 1 पेजर आज मिल जाएगा, उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। आज की क्लास के लिए नो होमवर्क, बस होमवर्क ये रहेगा कि 1 पेजर जो भी मिल जाएगा वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। जितना भी मैंने पढ़ाया है एकदम कवर कट कर लेना, क्योंकि आने वाले सेशन में हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। यहां से डायनेमिक्स वाला पार्ट शुरू होता है, तो पूरा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है वो यूज होगा बेटा। तो अच्छे से ये जो भी चीजें पढ़ाई है ना उसको रिवाइज कर लेना। बार बार बोल रहा हूं, ये चीजें यूज होगी, ठीक है? इसलिए अच्छे से इसको रिवाइज करके पढ़ के फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आना है। कोई अदर काम मैं आपको नहीं दे रहा हूं। 1 पेजर आपको मिल जाएगा, ऐप सेक्शन में जाके देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है? देन तो खत्म करते हैं आज की क्लास। कुछ भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हो दोस्त। आज की क्लास के कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार के डाउट, कोई भी डाउट हो तो ठीक है। चलो ठीक है। तो इसी तरह से हम चैप्टर नंबर 3 का यहीं पे करते हैं स्वाहा। हम मिलेंगे अब नए चैप्टर में नए दिन। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।